हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। जो भी कोई न्यूज हम कवर करते हैं, उससे संबंधित कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फिर दूसरी न्यूज के बारे में बातचीत की जाती है। नमस्कार, आज है 17 मार्च, संडे। तो चलिए, आज के दिन हमारी इस सुप्रभात सीरीज में आपका स्वागत है। फर्स्ट न्यूज के बारे में देखते हैं। जनरल इलेक्शन 2024 का फुल शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इलेक्शंस टू द असेंबली ऑफ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एंड सिक्किम। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, त्रिपुरा, यहाँ पर अभी इलेक्शन जो हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये अनाउंस कर दिया गया है पूरा का पूरा शेड्यूल कि लोकसभा के जो चुनाव हैं वो कब होने वाले हैं। इसके जो चरण हैं, 7 चरण रहेंगे लोकसभा चुनाव के। और कब से कब तक? तो 13 अप्रैल से लेकर ये इलेक्शन चलेंगे 1 जून तक। और फाइनली जो परिणाम आएंगे, नतीजे आएंगे कि कौन जीता कौन हारा, वो 4 जून 2024 को फाइनल निष्कर्ष निकल जाएगा। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। और बाकी जो न्यूज है वो आपके सामने है ही। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो है, वहां जो इलेक्शन होंगे वो होंगे 19 अप्रैल को। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 13 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। ओडिशा असेंबली की बात करते हैं तो वहां पर 13 मई, 20 मई और 25 मई और 1 जून को, यानी कि 4 फेजेस में ओडिशा में होंगे। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताने का प्रयास करेंगे। क्या भारतीय संविधान के तहत लोक चुनावों में मतदान करना एक मूल कर्तव्य है? तो इसमें से बताइए कि हाँ या नहीं। इज वोटिंग इन पब्लिक इलेक्शन ए फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी से बता दीजिए। हाँ या नहीं? तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। लोक चुनावों में मतदान करना कोई कर्तव्य नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक लिखी है जिन्होंने इसका ये रिप्लाई दिया है। ठीक है, चलो जी, अब हम बात करते हैं दूसरी न्यूज के बारे में। वन नेशन वन इलेक्शन, ये मुद्दा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है काफी दिनों से। और आपको पता है, वन नेशन वन इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक कमेटी गठित की गई थी और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे हमारे रामनाथ कोविंद, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। अभी उन्होंने और उनकी जो पूरी की पूरी टीम है, उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई और एक ब्यौरा तैयार किया है, और वो ब्यौरा उन्होंने कल सौंपा। और ये आप देख रहे हैं, परसों की बात है। इसमें कौन कौन से सदस्य हैं? तो इसके चेयरमैन यानी कि वो तो है रामनाथ कोविंद। इसमें और भी जो सदस्य हैं, जैसे कि अमित शाह और गुलाब नबी आजाद, ये भी मेंबर हैं। एन के सिंह। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे इसमें मेंबर हैं। वन नेशन वन इलेक्शन तो हाई लेवल कमेटी है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कितने पेजेस की? 18,626 पेजेस की रिपोर्ट है ये, जिसमें 11 चैप्टर इन्होंने बनाए हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर ने इस न्यूज को कवर भी किया है। अभी आप बता देंगे इससे संबंधित एक क्वेश्चन, इस न्यूज से संबंधित। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति का गठन कब किया गया था? आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बता दीजिए। अभी तो मैंने आपको बताया, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति बनी, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? रामनाथ कोविंद।
है ना। इनके नेतृत्व में समिति का गठन किया गया था 2 सितंबर 2023 को। और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी है, अभी जैसे मैंने आपको बताया न्यूज में भी। एक सेकंड, सॉरी, परसों की बात है, 14 मार्च 2024। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट न्यूज पे हम चलते हैं। कोचीन कैंसर रिसर्च सेंटर की अगर बात की जाए तो इसके नए डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर पीजी बालागोपाल, जो पहले कोचीन कैंसर रिसर्च सेंटर में मेडिकल सुप्रिटेंडेंट के नाते कार्यरत थे, अब ये डायरेक्टर बनाए जा चुके हैं। अब इससे संबंधित क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप कह सकते हैं जी हाँ बिल्कुल, जो इसका उद्देश्य जो है, जो केंद्र की रणनीति है उसी के तहत इसका विस्तार करना, केंद्र सरकार की नवगठित रणनीति को अपनाने की परिकल्पना इसके तहत की गई है। और ये कोचीन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है केरल में। केरल, केरल में एक जगह है एर्नाकुलम, एर्नाकुलम। ठीक है, इसका उद्देश्य व्यवहारिक अनुसंधान के माध्यम से कैंसर, जो कैंसर के मरीज होते हैं उनकी देखभाल करना और परिणाम में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, और नए नए किस प्रकार के शैक्षणिक कार्यक्रम स्थापित किए जा सकते हैं, उन के तहत अभी ये काम करेंगे। ठीक है जी। अब केरल में है तो केरल राज्य की अवस्थिति आप बता दीजिए, बड़ा आसान सा है। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, केरल राज्य की अवस्थिति, जल्दी जल्दी से बताएं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, दक्षिण पश्चिम। यहां पर समझने का प्रयास करेंगे, जैसे ये देखिए आपका कौन सा राज्य है, केरल। केरल की राजधानी कौन सी है, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। और जिसे हम त्रिवेंद्रम के नाम से भी जानते हैं, इसको अगर डायरेक्शन के हिसाब से बांटा जाए तो ये देखिए है ना, ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से देखें, ये तो है आपकी पूर्व और ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये दक्षिण। तो ये कौन सी दिशा में है, दक्षिण पश्चिमी। और यही तो आपसे पूछा गया था, है ना, दक्षिण पश्चिम में। लेकिन जब ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम इसे दक्षिणी राज्य का दर्जा देते हैं, दक्षिणी राज्य केरल, है ना, ऐसे। और ये जो मैप हैं, ये मैप्स ऑफ इंडिया एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से लिए गए हैं। चलिए जी, दिल्ली गवर्नमेंट नोटिफाइज सोलर पॉलिसी। तो दिल्ली गवर्नमेंट में अभी आपको पता है चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो हैं, उन्होंने 29 जनवरी 2023 को दिल्ली सोलर पॉलिसी जो है वो लेकर आए, उनकी शुरुआत की। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसा कहा गया है कि आप अपने घर की छतों पर सोलर पावर पैनल लगा सकते हैं, जिनका खर्चा 400 यूनिट से ज्यादा आता है, उनको भी क्या है, जीरो बिल पर लाने की एक मुहिम है। और जब बात करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल कौन सी पार्टी से संबंधित हैं, आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी से संबंधित एक क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है, इसके बारे में बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा। पंजीकृत पार्टी है क्या, या फिर राष्ट्रीय पार्टी है, या फिर ये एक क्षेत्रीय पार्टी है, या फिर एक राज्य पार्टी है, इसमें से कौन सा ठीक रहेगा, जल्दी से बता देंगे। ये एक राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। और राष्ट्रीय पार्टी जिसे चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी गई है।
आम आदमी पार्टी। जब हम बात करते हैं इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी, इस पार्टी की स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर 2012 को। ठीक है, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी की जो औपचारिक गतिविधियां शुरू की वो कब की, वो की थी इन्होंने 26 नवंबर 2012 को, यानी कि ऑफिशियली पार्टी की शुरुआत कब हुई, 26 नवंबर को। अब किन पहलुओं के तहत इसकी शुरुआत हुई थी, तो 2011 में आपको पता है केंद्र में किसकी सरकार थी, कांग्रेस की। तो जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उस समय कुछ महत्वपूर्ण घोटालों का विरोध करते हुए एक नागरिक आंदोलन शुरू हुआ और इसी का परिणाम है कि ये आम आदमी पार्टी जो हमें देखने को मिली। एक व्यक्ति जो बड़े प्रसिद्ध रहे उस समय, आपको पता है क्या नाम आता है उनका, अन्ना हजारे। भूले तो नहीं होंगे इन्हें आप, है ना, अन्ना हजारे। कहा जाता है कि ये एक गांधीवादी समाज सेवी थे, समाज सेवी। जब इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया तो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके साथी कौन थे, तो उस समय इनके साथी थे अरविंद केजरीवाल, और इनके साथ में और भी थे, एक वरिष्ठ अधिवक्ता थे जिनका नाम था प्रशांत भूषण, प्रशांत भूषण। एक का नाम आता है योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, आनंद कुमार। जब इस पार्टी का गठन किया गया तो इन संस्थापक सदस्यों में से इनका नाम आता है अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, शाजिया इल्मी, आनंद कुमार। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और इनका चुनाव चिन्ह क्या है इस पार्टी का, झाड़ू। हाँ? चलिए जी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नोटिफाइंग सीएए रूल्स आफ्टर 5 years is a give away that union is no hurry to implement the law। सुप्रीम कोर्ट में केरल राज्य ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लाने में 5 साल लगा दिए, यानी कि इनको कोई भी जल्दी नहीं थी। और उनका कहना है कि सीएए और इसके जो नियम है इनको वापस लिया जाना चाहिए। तो कल हमने एक न्यूज कवर की थी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम इस सिटीजनशिप को क्या है, नहीं लागू होने देना चाहते। हम चाहते तो 2019 में भी इसको एक स्टे के लिए आगे कदम उठा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि केंद्र सरकार ने उस समय कहा था कि हमने अभी नियम नहीं बनाए हैं। जब नियम नहीं बनाए हैं तो हम इसका किस प्रकार से विरोध करेंगे। हालांकि 2019 से बहुत सारी पिटिशंस जो हैं वो पेंडिंग पड़ी है और वो हमने कवर की, कल न्यूज है ना। तो अब जो है आप समझने का प्रयास करेंगे कि केरल राज्य ने ये कहा है कि इसको वापस लिया जाए। ठीक, कल जो न्यूज कवर की थी उसमें उन्होंने क्या बोला कि जनरल इलेक्शन से जस्ट पहले अचानक सीएए को लागू कर देना, इसके नियमों को निर्धारित करना, ये गलत इंप्रेशन जाएगा पब्लिक में, है ना। और ये केरला जी ने क्या बोला है, 5 साल उन्होंने लगा दिए हैं। ठीक है, तो उनको कोई जल्दबाजी नहीं है जिनके साथ जो गैर मुस्लिम कैटेगरी के जो लोग हैं उनके प्रति, और एक जो मुस्लिम माइग्रेंट्स भी हो सकते हैं अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो उनके साथ भी एक भेदभावपूर्ण जैसा है। अब एक क्वेश्चन आप बता दीजिए
सीएए यानी कि जो अफगानिस्तान से आएंगे, पाकिस्तान से आएंगे या फिर बांग्लादेश से आएंगे गैर मुस्लिम, उनको यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी 6 सालों के अंतर्गत, है ना, 6 वर्ष में। तो ये जो नागरिकता का विषय है जिसको लेकर केंद्र के अपने विचार हैं और जो विरोधी हैं यानी कि जो याचिका दायर कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में उनके अपने विचार हैं। तो इसी नागरिकता के बारे में अगर बात की जाए तो नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग में है, इसमें आपको ये बताना है। जल्दी से बता दीजिए कौन सा ठीक रहेगा। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ऑप्शन बी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के अनुसार अगर देखें तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? एकल नागरिकता, है ना, एकल नागरिकता। यानी कि अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत के ही होंगे, किसी दूसरे देश की नागरिकता आप हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता के बारे में, दोहरी नागरिकता का मतलब होता है 2 देशों का नागरिक भी हो सकता है एक व्यक्ति, ऐसी आजादी दे देना। तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश में हमें देखने को मिलता है? अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे बोलते हैं हम, ठीक है। और भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है उसके पीछे अगर देखें तो अगर आपका जन्म हमारे यानी कि इस देश में हुआ है तो आप इस देश के नागरिक हैं, ठीक है। अगर आप कहीं दूसरे देश के हैं और भारत में आकर रहने लग जाते हैं काफी लंबे समय तक, तो यानी कि देशीकरण द्वारा भी नागरिकता हासिल की जा सकती है। किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, भूभाग इसका मतलब क्या है? मान के चलो कि आप वर्तमान भारत की बाउंड्री वाले देश से बिलोंग करते हैं और ऐसा हो जाए कि वो जो भाग है वो चाहे कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं तो भारत के साथ में उस क्षेत्र को मिला लिया जाएगा। उस क्षेत्र के जो वासी है वो भी फिर भारत के हो जाएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ऐसे आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 6th न्यूज की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑलवेज इन फेवर ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर पारदर्शिता चाहते हैं, लेकिन हम इस बात का भी ध्यान रखेंगे, हमें इस बात का ध्यान भी रखना भी चाहिए कि जो भी डोनर हैं यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो डोनेट कर रहे हैं उनकी प्राइवेसी लीक ना हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने ये कहा है। हालांकि ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनको लेकर मुद्दा अभी चर्चा में भी बना हुआ था, हमने ये न्यूज कवर भी की थी, है ना। तो जैसे वर्तमान की दृष्टि से देखें, वर्तमान चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग में इसमें कितने होते हैं? 3 सदस्य मुख्यतः। कौन कौन से? एक तो होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 इसमें होते हैं चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त, ठीक है। जैसे ये जब नए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई थी, इसमें नाम बताइए कौन कौन से हैं? एक तो संधू कुमार थे, दूसरा नाम बताएं कमेंट में जल्दी से। तो इनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई कि ये जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति है अचानक इलेक्शन से पहले हुई है और इसमें कोई भी क्या है पारदर्शिता नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने
इनकी नियुक्ति पर स्टे लगाने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये आपको पता है और न्यूज भी हमने कवर की थी। कमेंट में बता दीजिए, हमने कवर भी किया था ये। और मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार, जिन्होंने ये बयान दिया है, यानी कि आज की जो न्यूज हम देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आप बता दीजिए, निर्वाचन आयोग से संबंधित आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद रिक्त स्थान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। जल्दी से बता देंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल स्पेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा इसमें से ठीक रहेगा बता देंगे। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन डी उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। और जब बात करें ये कब की बात है, तो ये बात है 26 जनवरी 1950। ठीक है, और बाकी जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे बात करते हैं हम संविधान के अनुच्छेद 75 की, तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति की शक्तियां बताई गई हैं। कैसे? भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, और अन्य मंत्रियों के साथ अन्य प्रमुख अधिकारियों के साथ जो है ना, जैसे उनका नाम लेते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कर सकते हैं। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो हैं उनको नियुक्त कर सकते हैं। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो ये उनके पास शक्तियां हैं 75 के तहत। और जब बात करते हैं 239 अनुच्छेद के बारे में, तो इसके तहत क्या प्रावधान है? इसके अनुसार भी भारत के राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं कि वो केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि यूटी में प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, किसी केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक को नियुक्त करने का जो प्रावधान है राष्ट्रपति के द्वारा, वो भी आपको यहां देखने को मिलता है 239 में। और अनुच्छेद 244 की अगर बात की जाए तो इसके तहत आपको क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति अनुसूचित या फिर आदिवासी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं ना, अनुसूचित क्षेत्र या फिर आदिवासी क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। ये प्रावधान 240 के तहत। और 324 तो आपका ऑप्शन में है ही, जो पूछा गया था आपसे, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है हम हफ्ते के 7 दिन की क्लास कवर किया करते हैं और ऐसे ही करते चलेंगे। इसमें ना थोड़ी सी मिस्टेक है, 1 मिनट। 25 जनवरी आएगा, है ना। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, सॉरी फॉर मिस्टेक। और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं, एक तो जिसपे आप ये क्लास देख रहे हैं जिसका नाम है एडुरोही ऑफिशियल, और एक है जिसपे हम शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए जी, आप सभी का धन्यवाद। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम पे आपको सर्च करने के लिए क्या लिखना होगा, तो उस पे आपको लिखना है एडुरोही 24। एडुरोही 24 आप चाहे
फेसबुक पे सर्च करें, चाहे आप ट्विटर एक्स पे सर्च करें, चाहे इंस्टाग्राम पे सर्च करें, या फिर चाहे व्हाट्सएप पे नॉर्मल लिख देना एडुरोही। उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया भी गया है। जब आप चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।